तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? अ स्केलर वैल्यू, कोई भी स्केलर वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय mod A। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट इज अ स्केलर वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो स्केलर उसका डिटर्मिनेंट होता है। इसका डिटर्मिनेंट कोई एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मैट्रिक्स को में अगर हम ऐसा ब्रैकेट लगा लेते हैं तो ये क्या होता है? कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट होता है इनसाइड दिस ब्रैकेट और हर एक एलिमेंट की जगह फिक्स रहती है। मैट्रिक्स से कभी भी बाहर एलिमेंट्स नहीं निकल सकते। मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व, लेकिन अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करना चाहें, अगर हम उस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात, किसी भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी, 4x4 भी, किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कैन बी एसोसिएटेड विद अ नंबर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो उसकी डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक नंबर होता है। वो नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, और वो जो वैल्यू आई है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब अगर हमें मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसको डिटर्मिनेंट में बदलना होगा। डिटर्मिनेंट की हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है। वो कैसे मिलती है हम बताएंगे, बस इतना जान लीजिए कि कुछ डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स के लिए ये ब्रैकेट का यूज़ होता है, जबकि डिटर्मिनेंट के लिए ऐसे मॉड जैसे यूज़ होता है। दिस कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व, किसी मैट्रिक्स की कभी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, लेकिन डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू होती है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व, वी कैन नॉट गेट अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स ही रहेगी। कोई बोले कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस मैट्रिक्स की वैल्यू मैट्रिक्स ही रहेगी, उसके एलिमेंट बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि तो अरेंजमेंट है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट में बदलेंगे और उसको एक कांस्टेंट उसकी वैल्यू होगी। डिटर्मिनेंट हैज़ सम वैल्यूज। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की जगह फिक्स रहती है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम पूरी की पूरी रो को भी अगर बदल दें तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? मैट्रिक्स में हम लोग दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी जानते हैं कि भाई अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो हम क्या जानते हैं कि x किसके इक्वल होगा? 3 के, y किसके इक्वल होगा? 6 के। यानी कि मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तो। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर मैं इन्हीं दोनों पे डिटर्मिनेंट लगा दूं, हम कह दें कि 2x 4y 2 3 4 6 के इक्वल है, तो फिर ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो वी कैन नॉट इक्वेट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, बल्कि कैसे फिर करना है, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको इसकी वैल्यू से इक्वल करना है, नॉट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब सवाल उठता है कि भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए, तो 2y माइनस 4 × x 4x इज इक्वल टू 12 माइनस यानी कि 0। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिला, हमें एक रिलेशन मिला है, तो हम इससे वैल्यू आगे फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट इक्वेट द वैल्यू, क्योंकि पोजीशन किसी की नहीं है। इस मॉड का साइन का, डिटरमिनेंट के साइन का ही मतलब है कि इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू इस कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। ये डिटरमिनेंट में होता है, जबकि मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस, मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी ऑर्डर के आप मैट्रिक्स बना सकते हो। लेकिन डिटर्मिनेंट किसका होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट्स आर पॉसिबल ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कुछ डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में। तो यहाँ तक हमें समझ में आएगा, किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम उसको डिटर्मिनेंट में बदलते हैं। अब डिटर्मिनेंट में बदलने के बाद वैल्यू कैसे निकलती है? तो पहले हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट बना के रखे हैं। फर्स्ट ये है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कीजिए,
4 इंटू 2 8, बीच में माइनस लगेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो -30, ब्रैकेट का सही यूज़ करना है, बीच में माइनस ही होगा, और अगर वो एलिमेंट नेगेटिव आ रहा है तो प्लस हो जाएगा फिर बीच में, जैसे हमने अभी यूज़ किया ब्रैकेट का। तो 8 + 30 यानी कि 38, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 38, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स टाइप के हो, ऐसे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, देन वैल्यू विल बी सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। AD - BC इसकी वैल्यू है, एंट्रीज इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस लगता है बीच में, और यहाँ भी ये तो माइनस में आ रहा है, तो -2, तो माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 और -1 +1 हो जाएगा, +2 यानी कि 3, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू +3 है। देख सकते हैं कि हमेशा एक डिटरमिनेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है और वो उसका डिटरमिनेंट हो जाता है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कि भाई 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब समझने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे अगर हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक बात याद रखिए, इस डिटरमिनेंट को हम एक नहीं 7 मेथड से एक्सपेंड कर सकते हैं। देयर आर 7 मेथड टू एक्सपेंड एनी डिटरमिनेंट, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड है कि R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, तो हम R1 ही बताएंगे। जब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा एक्सपेरिमेंट करने का, अपन R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करेंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन बट देयर आर वेज, कई बार जब पूरा सिलेबस था ना तो वो लोग बोल देते थे एक्सपेंड अलॉन्ग R3, थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, ऐसे कभी आ भी सकता है, तो यू शुड नो इट, हम तुमको बता देंगे करना कैसे है, बट जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करेंगे। तो लेट्स एक्सपेंड अलॉन्ग R1, ठीक है। अब अगर R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है 3 लिखेंगे। अब बच्चों 3 के रो और कॉलम को पूरा छोड़ देंगे, 3 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचता है, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, ये 4 एलिमेंट बचते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालो, 0 × 3 0, माइनस 6 × 4 3 यहाँ पे यूज हो गया है ना। द सेकेंड नंबर इज 4, चूँकि हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए हमें एक एक करके तीनों नंबर्स लिखना है। तो 3 का हो गया, अब 4 लिखना है, लेकिन याद रहे जब ये लिखेंगे तो प्लस, जब ये लिखेंगे तो माइनस आएगा, ये लिखेंगे तो फिर प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो अब 4 लिखते टाइम पे माइनस लगाना है, ठीक। अब 4 के रो को और कॉलम को पूरा छोड़ दो, 4 के रो को कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचता है, क्या बचता है, -2 5 4 and 3। तो इसको इससे करिए, -6 -20, ठीक है। अभी थर्ड एलिमेंट कौन है 1, तो +1। अब 1 के रो को और 1 के कॉलम को छोड़ देना है, तो क्या बचता है 2 0 5 6 बचता है, -2 0 5 6 बचता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे करना है, तो -12 -0। कुछ बातें याद रखिएगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस प्लस, इसमें कोई चेंज नहीं, कुछ भूलना नहीं आपको। दूसरी बात, जब हम इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हमेशा बीच में माइनस ही लगेगा, डोंट थिंक कि कभी प्लस भी लग जाएगा। कब प्लस हो सकता है, जब वो एलिमेंट खुद भी नेगेटिव हो, लेकिन लगाना तुमको माइनस है बीच में, ठीक। लेट सिंप्लीफाई, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा माइनस, कितना आएगा ये 72 -4, और इनका ये 26 होगा, नेगेटिव 26 -12, तो -72 -12, तो ये दोनों का सम कितना है -84 एंड प्लस का 104 -84 यानी कि कितना हुआ +20। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई +20। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट होता है, तो इसका क्या वैल्यू है 20। एक्सरसाइज 4.1 में
इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट्स, बहुत सारे डिटर्मिनेंट दिए, कुछ 2/2 के, कुछ 3/3 के, हमें वो प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिटर्मिनेंट है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा एंड cos थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फाइंड कर लें, जैसे हमने पढ़ा है 2/2 का तो बहुत ही ईजी होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या लगता है माइनस, सभी लोग देखेंगे इधर, फिर इसका इससे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं तो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, वैल्यू कुछ इजी फॉर्म में आ सकती है, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। बाकी डिटरमिनेंट जैसे हमने एक्सपेंड करना सीखा है वैसे ही करना है। डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे 5th का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। सबसे पहले किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आएगा आपका, पहले ये 3 लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे 3, फिर क्या करेंगे बच्चों 3 की रो और कॉलम को पूरी तरह से छोड़ देंगे, तो बचेगा ये दोनों एलिमेंट, तो इस 0 का 0 से 0, माइनस माइनस प्लस, नहीं 0 माइनस और इन दोनों माइनस प्लस हो गए 5, फिर इसका इस एलिमेंट को यहाँ पे लिखना है विथ नेगेटिव साइन, लेकिन ये खुद ही नेगेटिव है तो +1, फिर इसके रो और कॉलम को छोड़ देना है, क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 0 माइनस और ये खुद माइनस है प्लस, फिर ये यहाँ पे एज इट इज आता है, अब चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा -2, ये मत सोच लेना कि इसको भी नेगेटिव करके लिखना है। नाउ रो कॉलम को छोड़ देना है, 0 माइनस 0, इसका इससे किया 0, फिर इसका इससे हुआ तो 0, तो आपका आ गया -15 + 3 -0, यानी कि ये कितना आ गया -12 आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। मिस्टेक भी होती है, सो बी केयरफुल, हम जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कह रही तो हमसे बनता है, तो वही मिस्टेक प्लस माइनस में आप कर दोगे, तो केयरफुली करना है सॉल्व, ठीक है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th की ओर। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज में बताया था इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो बिल्कुल ऐसा मत करना, हमेशा बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, x = 6 आंसर, ये दिया भी है ऑप्शन, खत्म बात, गलत है ये क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स में होता है, डिटर्मिनेंट में नहीं। डिटर्मिनेंट में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है, मैट्रिक्स होती तो ऐसा हो जाता। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, x² x × x x² माइनस 18 × 2 36 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू 36 माइनस 36, तो x² माइनस 36 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 36, x इक्वल टू +−6, जबकि हम पहले 6 लिखने वाले थे, डायरेक्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कई और मेथड से निकालना सीखा है, ठीक है। क्लास 10th में एक मेथड थी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की, किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला था, ठीक है, तो यानी हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। अब हमें सेम एरिया निकालना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है, ट्राइंगल का एरिया हम तब निकाल पाएंगे जब तीनों वर्टेक्स दिए होंगे। तो लेट ए जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b x2 y2 एंड c x3 y3 आर 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं, तो आप कैसे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट की हेल्प से। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में सबके x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x1 x2 x3 x कोऑर्डिनेट लिख लिए। सेकेंड कॉलम में सबके y कोऑर्डिनेट लिखना है। अब तीसरे के लिए कुछ बचा नहीं, 1 1 1 लिखते हैं, और इस डिटरमिनेंट को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। उसको सॉल्व करने से जो आएगा वो क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे एक हाफ और रहता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विच आर अरेंज इन दिस वे, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब सोच के बताइए बच्चों, क्या कोई प्रॉब्लम है अगर हम आपसे कह दें कि वो उस ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसके जो वर्टेक्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखना है, सॉल्व करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, दैट मच स्क्वायर यूनिट, क्योंकि वो एरिया है। तो ये है फॉर्मूला। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। दिस इज योर x1 y1 x2 y2 x3 y3। बस अब क्या करना है, वैल्यू तो रखनी है। इससे इजी क्या होगा, 1 6 4 0 0 3 1 1 1। लेट्स एक्सपेंड, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 के साथ 0 -3, फिर -0 0 के साथ तो सभी 0 ही हो जाएगा, फिर +1 रो कॉलम को छेड़ दिए, 18 - 0 तो कितना आ गया 1/2 -3 +18 यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट। अच्छा एक और बात, कई बार क्या होगा ना कि आपका ये आंसर जो है ना वो नेगेटिव आएगा, तो क्या करना है, उसको पॉजिटिव बना के लेना है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना लेना और लिखना कि दैट मच स्क्वायर यूनिट, 15/2 स्क्वायर यूनिट। सबको समझ में आ गया? हमने ये सीख लिया है कि एरिया कैसे निकालना है। अब इसमें जरा सा थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे सकते हैं कि जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में है, शो दैट ए बी प्लस सी, पहला वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है बी सी प्लस ए और तीसरा वर्टेक्स है सी ए प्लस बी, आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे प्रेजेंट होते हैं तो हम कोलिनियर कहेंगे। तो अब इमेजिन करो कि किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं इन लोग, तो अगर हम बता दिए कि इन 3 जो इससे ट्राइंगल बनने वाला होगा उसका एरिया 0 है तो कोलिनियर हो जाएंगे, समझ गए? तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे करना है, आपको इन तीनों पॉइंट ए बी सी को वर्टेक्स मानना है और एरिया निकालना है। अगर एरिया 0 आ गया तो क्या कहेंगे, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कोलिनियर प्रूफ करना भी है, ऐसे करना है। आप लोग स्ट्रेट लाइन में एक चीज़ पढ़े थे, 1 2 3 4 2 पॉइंट फॉर्मूला, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, पढ़े थे ना? आपको याद होगा फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, वो फॉर्मूला याद है? 2 पॉइंट फॉर्मूले हम आराम से कर सकते। लेकिन अगर इन्होंने बोल दिया कि यूज डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो तुम्हें क्या करना है, तीसरा पॉइंट मान लेना है एक्स वाई, तीसरा पॉइंट अपने से मान लेना है एक्स वाई, 2 पॉइंट तो दिए हैं, थर्ड पॉइंट क्या मानना है एक्स वाई, और इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर बच्चों हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को बहुत इजी तरीके से डिफाइन करें ताकि अच्छे से समझ आ जाए, तो जान लीजिए कि होगा क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी गिवन 2/2 की 3/3 की, मैक्सिमम इतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो हमने ऑर्डर नहीं लिखा है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, उसे इन्वर्टिबल कहा जाएगा अगर इफ़ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, सीधी सी शर्त है कि भाई उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्टेंस में है तो फिर उसे क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल है। और उसका इन्वर्स दैट इज ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ये ए इन्वर्स होना कैसे चाहिए, क्या शर्त है ए इन्वर्स के लिए, सच दैट कि जब ये ए इन्वर्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो, जिसका वो इन्वर्स था, ए का था इन्वर्स, तो ए के साथ जब ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो, चाहे बाद में ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो इसे कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर ए इन्वर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको कहेंगे प्री मल्टीप्लाई। चाहे पोस्ट करो चाहे प्री करो, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए इन्वर्स यानी कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या पता कैसे चलेगा, द कंडीशन इज दिस, ए इन्वर्स एग्जिस्ट इफ उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाले और वो 0 नहीं आया। ठीक है,
तो वो इन्वर्टिबल होगी। छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी है 2 2 1 4, एक छोटा सा सवाल है, क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है? तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम सिर्फ क्या करो, इसका मॉड निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ये तो शर्त है ना कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो जब तुमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो देखा कि भाई ये तो 4 - 4 यानी कि 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा है, सीधे कह दो इट इज़ अ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि शर्त सिर्फ इतनी सी है कि उस डिटर्मिनेंट का, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तब उसे कहेंगे इन्वर्टिबल। एक और नाम है इसका, क्या नाम है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कई बार ऐसे नाम से भी पूछा जाता है। नॉन सिंगुलर मतलब जो इन्वर्टिबल है, समझ गए? इन्वर्टिबल का दूसरा नाम है नॉन सिंगुलर। अब कई बार ना क्वेश्चन में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर जाना है तो सिंगुलर भी तो जानना पड़ेगा कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ मॉड ए इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है ना, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जल्दी से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है नाम में, अक्सर इसके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से। तो नॉन सिंगुलर को क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल। उसकी कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो ही इन्वर्टिबल होगा, और उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर को कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल। मतलब जब इन्वर्स, अगर सिंगुलर है तो इन्वर्स नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल, और इस केस में क्या हो जाता है? यस, डिटरमिनेंट इज 0। फिर डिटरमिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं, ये कह सकते हो आप। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत कई बार पड़ जाती है, स्पेशली एमसीक्यूज। फर्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, डिटरमिनेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ ए इज -1 की पावर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। एन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 3/3 की है तो 3 लगाना है पावर में, 2/2 की है तो 2 लगाना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ नेगेटिव ए इज -1 की पावर एन एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। थर्ड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ के, कोई भी स्केलर, इनटू ए, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? के की पावर एन यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। फोर्थ, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू बी इज इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और के जब बाहर आता है, मतलब मेन बात आपको ये समझना बच्चों कि जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे ना किसी भी एक नंबर पे, तो के सीधे बाहर नहीं आएगा, के के ऊपर डिटरमिनेंट का ऑर्डर लगेगा। के के ऊपर पावर में क्या लगेगा? जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था, सॉरी ऑर्डर था, वो लग जाएगा, और फिर उसके बाद डिटरमिनेंट ए का होगा। आप लोग को दिखाई दे रहा है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सिक्स प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स होती है, कैसे निकालना हम बताएंगे। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो ये होता है ए के डिटरमिनेंट के ऊपर n-1, ये n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल्स टू k की पावर n-1, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट a डैश इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a का होल डैश। एडजॉइंट ऑफ k a इज इक्वल्स टू k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट a। देन डिटरमिनेंट ऑफ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड सरप्राइजिंग, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो उसका डिटरमिनेंट वही होता है जो ए का डिटरमिनेंट था। मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, डिटरमिनेंट सेम रहेगा, डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। यानी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो सपोज 2 आया, अब उसका ट्रांसपोज कर लो और फिर डिटरमिनेंट निकालो तो भी 2 ही आएगा। ये कहती है ये प्रॉपर्टी नंबर 10। यहाँ तक क्लियर? चलिए बात करते हैं 11th की। 11th प्रॉपर्टी इज, अगर आप ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए के। 12th, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करे, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई चाहे प्री मल्टीप्लाई, किसके इक्वल आता है? ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग डिटरमिनेंट में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि क्या है? माइनस एंड कोफैक्टर्स। बहुत ईजी है, जिससे डिटरमिनेंट निकालते आ गया, माइनस कोफैक्टर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चलिए बात करते हैं कि माइनस क्या होते हैं। किसी भी एक डिटरमिनेंट के लिए, सपोज ए बी आर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3, तो इसके कितने माइनस होंगे? 9 माइनस होंगे। इट विल हैव 9 माइनस। अब बेसिकली माइनस होता क्या है?
These minors are denoted by M11, M12, M13 and so on. कहाँ तक? M33 तक. अब ये माइनर बेसिकली होता क्या है, किसी भी रैंडमली किसी माइनर को नाम देते हो Mij, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो डिटर्मिनेंट है जिसमें ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दिया जाए, तो उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू Mij होगी. और ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाती हूँ. डेफिनेशन में हम जाएं तो यही डेफिनेशन होती है. अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन कितने माइनस निकाल सकते हैं? 9, जैसे कि मैंने बताया. चलिए M11 निकालते हैं. इन्होंने क्या लिखा है? Mij का मतलब ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो. तो M11 में हमें क्या करना है? फर्स्ट रो, यहाँ 1 है ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये बचेगा. अब बस इसका डिटरमिनेंट निकाल लो. तुम्हें पता है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 5 × 2 10 माइनस लगाते हैं और माइनस इसमें भी आएगा, तो कितना आ जाएगा? 11. M11 11 हो गया. बस इतनी सी बात है. M12 लिखा है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करके, छुपा के, हाइड करके जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, वो माइनर है. बस ऐसे ही निकालते जाना है. तो चलिए आप मुझे बता दीजिए M12 M13 क्या होगा? M12 क्या होगा बच्चों? 6 - 0 यानी कि 6. M13 क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है. 3 - 0 3. देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना, तो 3 × 1 3, 3 - 0 3. आई होप आपको समझ आ गया है. M21 चलिए फटाफट से बता दीजिए. M21 M22 M23 क्या होगा? M21 क्या होगा बच्चों? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 - 4, 0 - 4 यानी कि -4. M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 - 0 यानी कि 6. M23 1 -0 यानी कि 1. ठीक है. अब कितने बचे? 3 और बचे हैं. M31 M32 M33. चलो अब बताओ फटाफट से. M31 0 - 20 -20. M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 -12 -13. M33 5. ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? देख लो, चेक कर लो. समझ में आ गया? तो जो अपनी एक्सरसाइज 4.4 है ना, ओल्ड बुक में 4.4, वो माइनस एंड को फैक्टर्स पे बेस्ड है बच्चों. माइनस तो हमने डिस्कस कर लिया है. चलिए बात करते हैं को फैक्टर्स क्या होते हैं. तो बच्चों ये तो समझ आ गया कि माइनस कैसे निकालना है. 3/3 की एक मैट्रिक्स के 9 माइनस होते हैं. और वैसे ही अब अगर जिससे माइनस बन गया ना, को फैक्टर भी बहुत ईजी है. माइनस के पे डिपेंडेंट होता है को फैक्टर्स भी. तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं. A1 A12 A13 एंड सो ऑन. माइनस को m से डिनोट करते हैं, तो को फैक्टर को a से डिनोट करते हैं. लास्ट को फैक्टर A33, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जिसके ऑर्डर 3 है उसके 9 माइनस और 9 को फैक्टर्स होते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. माइनस हम अच्छे से समझ गए थे. अब ये को फैक्टर्स कैसे निकालना है. A11 यानी कि बच्चों फर्स्ट को फैक्टर कैसे निकालना, ध्यान से सुनिएगा. -1 की पावर, यहाँ क्या लिखा है? 1 1 1 + 1 M11. मतलब जैसे आप 1 1 निकालते थे, M11 निकालते थे, वैसे निकालो है. अब उसमें बस एक साइन लगा देना है, या तो प्लस या तो माइनस. तो कौन सा साइन लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये फॉर्मूला डिसाइड करेगा. क्योंकि बच्चों जनरल फॉर्मूला फॉर को फैक्टर होता है -1 की पावर i + j Mij. समझ आया? मतलब Aij को वैसे ही निकालना है जैसे आप Mij को निकालते थे. सेम वैसे ही, वो तो समझ चुके थे. जस्ट एक साइन का चेंज होगा. साइन कैसे चेंज होगा? -1 की पावर i + j, इन दोनों का सम, जो रो और जो कॉलम है जिस नंबर की, उनका सम -1 के ऊपर पावर में ले लो. हम जानते हैं कि -1 के ऊपर जब इवन नंबर पावर में आता है तो +1 आता है. -1 के ऊपर जब ऑड नंबर पावर में आता है तो -1 आता है. तो अब या तो इनका सम इवन होगा या ऑड होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता. तो अगर इवन होगा तो प्लस में आंसर आएगा, और अगर ऑड होगा इनका सम तो माइनस में आंसर आएगा. बस इतनी सी बात है. तो बच्चों बताइए फिर कि A12 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 M12. A13 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 M13.
एंड सो ऑन। तो जैसे हमने माइनस सीखा था वैसे ही निकालना है, बस एक साइन और लगा देना है। साइन क्या लगेगा ये डिसाइड करेगा अपन का रो और कॉलम। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन से हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो अभी 4.4 में आप देख सकते हो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है राइट द माइनस एंड को फैक्टर्स। माइनस तो अपन पढ़ भी चुके हैं, अभी को फैक्टर्स निकालना है, किसी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपका जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसमें क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है बाय यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, यानी कि हमें एक्सपेंड करना है सेकेंड रो के अलॉन्ग। किसी भी मैट्रिक्स में सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, फाइंड द माइनस एंड को फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई दैट A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल टू 0। हमें सीखना है कि भाई को फैक्टर्स निकालना कैसे है, बाकी तो फिर वैल्यू रख के तो वेरीफाई हो ही जाएगा। लेट्स फाइंड इसमें कुछ ही को फैक्टर्स निकालना है, तो 31 निकालना है। सपोज वी वांट टू फाइंड A31, हमें इस डिटरमिनेंट का A31 निकालना है। A31 का मतलब क्या हुआ बच्चों, -1 की पावर 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि प्लस आएगा। फिर M31, तो ये आ गया आपका प्लस। ठीक है, M31 क्या समझे थे, M31 का मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो ये बच गया आपका -12 -0 यानी कि -12। A31 मिल गया, किसी कोई डाउट? चलिए बात करते हैं M32 की। -1 की पावर 3 + 2 5, समझे? -1 के ऊपर पावर क्या लगती है, इन दोनों का सम। अक्षय, सुंदराम, तुम लोग कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो। और अभी तुम उनको दिख नहीं रहा है तुम्हारी वजह से। कैन यू सी द बोर्ड? M32 -1 की पावर 5 नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब M32 कैसे निकालना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 8 - 30, यानी कि 8 - 30 हो गया आपका -22, और पॉजिटिव पहले से माइनस है तो 22 आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक और बचा है, A33 भी निकाल लेते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। अच्छा, -1 की पावर 3 + 3 6, फिर M33, तो ये आ जाएगा तो प्लस रहेगा। M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो 0 - हाँ यानी कि 18 आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। A11, कोई बता सकता है इस डिटरमिनेंट में A11 कहाँ है? A11 हमने कहा था कि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की जगह जो होती है ना फिक्स रहती है। तो A11 2 है, 2। A31 कितना आया था, -12। A12 -3। A32 22। A13 A33 सॉल्व कर लीजिए। -24 -66 प्लस 90 यानी कि 0, हैंस वेरीफाइड। एक डिटरमिनेंट हमें दिया है और इसे एक्सपेंड करना है अलोंग सेकेंड रो। सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। हम किसी भी डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि 6 तरीक़ों से सीधे सीधे एक्सपेंड किया जा सकता है। एक बात याद रखनी है बस, क्या, ये साइन देखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलता है। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको पहले सिखा दिया था कि फर्स्ट रो के अलोंग कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो कहा था कि ये फर्स्ट प्लस में आता है, फिर इसकी रो कॉलम को छोड़ देते हैं, फिर ये वाला नेगेटिव में आता है, फिर इसकी रो कॉलम को छोड़ते हैं, फिर ये प्लस आता है। ऐसा बताया था ना। अब अगर बच्चों आप सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इतना याद रखना है। क्लियर हुआ? अगर आप थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो फिर प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इतना याद रखना है। और अगर आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो फिर ऐसे देखना है,
ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर आप सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इतना सा साइन बस चेंज करना, मेथड सेम रहेगी। लेकिन हाँ ऑब्वियसली कॉलम के अलॉन्ग चूँकि आदत नहीं है अपन को एक्सपेंड करने की, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इतना ईजी नहीं पड़ता है। अपन हमेशा रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो कॉलम के अलॉन्ग उतनी हैबिट नहीं रहती है, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि निकालना कैसे। कोई पूछ ले तो आप एटलीस्ट आप बोल पाओ कि हाँ हम कर सकते हैं कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड। ठीक, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2, C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। C2 यानी कि इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है अपन को। अब ये साइन याद रखिएगा कि पहला नंबर यहाँ नेगेटिव आता है, तो -3 की रो कॉलम को छोड़ना है, क्या आएगा 3 to the 6 माइनस 1 into 1 1। फाइन। फिर क्या करना है, रो का सेकेंड एलिमेंट 0 है तो इस वजह से वो 0 ही हो गया और कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर तो ये मिडिल नंबर इज 0, वैसे होता अगर कुछ और 0 के अलावा तो ये प्लस के साथ नीचे आता। नेक्स्ट क्या है, माइनस। तो अभी आपको ये जो नंबर है ना, इसको 2 को साथ नेगेटिव लिखना है। फिर 2 के रो और कॉलम को छोड़ देना है। 3 into 5 15 माइनस, अच्छा हाँ ठीक है। और 2 के रो और कॉलम को छोड़ देना है, तो 5 into 1 5 माइनस 16। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 6 - 1 5, 5 into 3 15 माइनस 15, फिर -2 और ये कितना हो जाएगा -11। यस, तो -15 और +22 कितना आ रहा है, 22 - 15 7। आंसर आ रहा है 7। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे ना तो आंसर 7 ही आएगा। ठीक, बस याद क्या रखना था अपन को, ये रूल की प्लस माइनस कहाँ रहता है ये। अब बात करते हैं बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स की। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, दिस समथिंग वेरी इजी, आप पहले से पढ़ चुके, वो उन नंबर्स को रखने वाली एक मैट्रिक्स होती है। व्हाट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स? ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए को n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं अपन आधा एडजॉइंट लिखते हैं ए डी जी ऑफ ए। अब ये कैसी मैट्रिक्स होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या करती है ना, अपने अंदर कोफैक्टर्स को रखती है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। इसका ट्रांसपोज, इन्हें अगर ट्रांसपोज निकाल लें तो बेसिकली ऑर्डर क्या होगा एडजॉइंट। अच्छा ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, तो इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखना है, मैट्रिक्स ऑफ। अब ट्रांसपोज निकाल लीजिए इसका, तो क्या होगा, ये रो कॉलम में बदल जाएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यानी कि हम सीधे सीधे ऐसा समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कुछ और नहीं बल्कि कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स होती है, जहाँ कोफैक्टर्स अरेंज होते हैं इस ऑर्डर में। 1 वाले सारे फर्स्ट रो में, A11 21 31 सारे 1 वाले फर्स्ट रो में, सारे 2s जो होंगे वो सेकेंड रो में, एंड जो 3s होंगे वो थर्ड रो में। तो आपको ये याद रखना है। सो व्हाट इज द एडजॉइंट फॉर्मूला? यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालिए और कोफैक्टर्स को इस जगह पे अरेंज कर लीजिए, दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। इतना तो क्लियर है। अब बच्चों जो अपनी 4.5 एक्सरसाइज है, ओल्ड बुक के हिसाब से 4.5 सब बुक में है ना, तो अपनी जो 4.5 एक्सरसाइज है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, एक्सरसाइज 4.5। तो जैसे अपन पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2/2 की मैट्रिक्स है। तो 2/2 की मैट्रिक्स में बच्चों A11 क्या होगा, सोच समझ के बताइएगा। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तो छोड़ देना है ना, तो क्या बचेगा 4 -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2
तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये इवन है इनका सम तो पॉजिटिव, इनका सम ऑड है तो नेगेटिव। दैट्स ऑल, ये तुम लोग समझ गए हो। तो A11 इज 4, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है 3, पॉजिटिव कि नेगेटिव? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ते तो 3 बचता है, नेगेटिव कि पॉजिटिव? A21 2, पॉजिटिव कि नेगेटिव? A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ना तो 1 बचता है, पॉजिटिव। सारे को फैक्टर्स मिल गए। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी, अरेंज कर दीजिए, इतने लेना है बस, ये वाली 4 एलिमेंट। तो A11 A21 A12 A22, दैट्स ऑल। तो इन एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 तो बहुत ईजी है, 4 ही एलिमेंट, क्योंकि 4 ही को फैक्टर्स होंगे ऑब्वियसली। अब बच्चों जो आपके 4.5 में सेकेंड क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है, उनमें एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। अच्छा, अभी जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ वेरीफाई करना है। A इंटू एडजॉइंट इज इक्वल्स टू, कल हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी एडजॉइंट की, उसमें से आप देखिएगा एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। एक प्रॉपर्टी होती है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमें इसे अपने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। तो अगर अपन को एडजॉइंट A निकालते बन गया, एडजॉइंट A इज अ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। फिर एडजॉइंट A में जब हम लोग, एक मिनट, अब जब एडजॉइंट ऑफ A में हम लोग A का पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये दोनों की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इन्हें एडजॉइंट सीख लेने के बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि एडजॉइंट कुछ और नहीं बल्कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है, ठीक। हमें 9 कोफैक्टर्स निकालना है, अरेंज कर देना है, उसके अलावा कुछ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जल्दी जल्दी से आप बताते जाइए मुझे। A11 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, 1 1 मतलब फर्स्ट रो को छोड़िए एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, फिर ये बचते हैं 4 एलिमेंट, इनका डिटर्मिनेंट 3, तो दिस इज नथिंग बट 3, ठीक है। सेकेंड को फैक्टर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, दिस वुड बी नेगेटिव, इसमें माइनस आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ना है 2 + 10 12 और नेगेटिव तो -12। क्या बचा? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस वुड बी पॉजिटिव, लगाने की जरूरत नहीं, -1 की पावर 1 + 3 यानी -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, 0 -6 यानी कि +6 आएगा, ठीक। 3 मिल गए, 2 1 2 2 2 3, दिस वुड बी नेगेटिव। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा आपका -1 तो +1 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, हाँ ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए, इसका इससे हुआ तो -1 हुआ, -2 × 0 0, तो ये आ गया आपका 2 2 पॉजिटिव होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, 1 + 4 सही है 5, 2 3 -1 की पावर 2 + 3 यानी कि 5 तो नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा 0 - सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 - 2 यानी कि कितना आएगा +2 आएगा, ठीक है। थोड़ा देख के जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ A21, हाँ A21 नेगेटिव होगा, -1 की पावर 3 नेगेटिव होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हुआ -1 × 1, माइनस में खुद भी नेगेटिव आ गया तो इसलिए क्या हो गया ये प्लस हो गया, हम डायरेक्ट लिख दिए थे। नाउ A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहली बात तो ये पॉजिटिव होगा
5 इंटू -1 -5, फिर 6 -11, A32 नेगेटिव, -1 की पावर 3 + 2 नेगेटिव होगा ये। फिर क्या करना है इसमें, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, 5 - 4, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। अब लास्ट बचा है A33, दिस वुड बी पॉजिटिव, -1 की पावर 3 + 3 यानी कि 6, और थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, कितना आएगा 3 -3 + 2, ठीक है, 5। अभी हम लोग बच्चों एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लिखेंगे, विच वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स A11, A21, A31, A12, A22, A23, क्या हुआ, A12, 22, 32, 13, 23, 33। नाउ लेट्स पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। चलिए A11, A21, 21 रखना है ना, -1 31, A12, फिर 22, 32, ठीक है, 13, ठीक, दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि एडजॉइंट में कहाँ रखते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, दो ही चीज़ें तो चाहिए हैं, ठीक है, बन जाएगा। अब अगर बच्चों मैट्रिक्स, आपको पता है कि मैट्रिक्स से एक फुल क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, वो कहाँ से हो सकता है, बस यही 2 टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ से होगा, क्योंकि या तो फिर मैट्रिक्स में जो 3 थ्योरम है उनमें से कोई थ्योरम आ सकती है, क्योंकि 5 मार्क्स के लायक मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं कि मल्टीप्लिकेशन दे देंगे आप उनको, तो इसे मान सकते हैं कि 80% चांसेस हैं कि यहीं से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, और ये तब बनेगा जब आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते आएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या चीज़ होती है। मैट्रिक्स का इन्वर्स ए इन्वर्स से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज द कंडीशन कि आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पाओ, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका मॉड, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप अपन नहीं निकाल सकते इन्वर्स। तो अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो ए इन्वर्स कहलाता है ए का इन्वर्स। और ये वो ऐसा मैट्रिक्स होती है कि जब ए में मल्टीप्लाई हो, चाहे प्री मल्टीप्लाई चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, दिस इज इन्वर्स। अब सवाल ये उठता है कि इन्वर्स निकालना कैसे है। बच्चों इन्वर्स निकालने की 2 मेथड अपन के सिलेबस में थी, जिसमें से एक डिलीट हो गई है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड आप उसको कह सकते हो। मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन करना पड़ता था, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, दैट वाज नॉट दैट ईजी, थोड़ा सा उसकी खूब प्रैक्टिस की जरूरत थी, तो वो डिलीट हो गई है और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब जो इन्वर्स निकालने की मेथड बची है दैट इज़ वेरी ईजी। वो कौन सी मेथड बची है, एडजॉइंट मेथड। यानी एडजॉइंट तो हम निकालना सीख ही गए हैं, बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए कि ए इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि एडजॉइंट मैट्रिक्स जो अपन अभी निकाल रहे थे वो लिखिए और उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, डिटर्मिनेंट से। अब तुम पूछोगे कि हमने तो ये कहा था कि मैट्रिक्स का डिवीजन होता नहीं है, बट हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, सारे एलिमेंट में डिवीजन हो जाएगा। तो जो एक मैट्रिक्स मिलेगी वही उसका इन्वर्स होगी डिवाइड करने के बाद, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है, उसका मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट आया आपका 4, ठीक है, सपोज 4 आ गया, तो ये आपका 4 है, तो यहाँ पे ऐसा 4 लिख लेते हैं, ऐसे लिखा जाता है इसमें 1/4। और सपोज बच्चों कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपने निकाला पूरा फॉर्मूला से, तो एडजॉइंट आ रहा है 40 -4 64, फिर 7, है ना, फिर 8, फिर 0, फिर 1, फिर 16, फिर -8। मान लेते हैं कि ऐसा रहा। ज़्यादातर आप देख सकते हो कि सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और नहीं भी हो सकते, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि 1/4 एंड एडजॉइंट, तो अपन क्या करेंगे, इस 4 को अंदर भेज देंगे मैट्रिक्स के, तो सारे एलिमेंट ऐसे फ्रैक्शन जैसे आ जाएंगे। 40/4 यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 7/4, यहाँ पे हो जाएगा 2, 0, 1/4, 4 -2, दिस इज़ वॉट, ए इनवर्स, है ना। और अगर कोई बोले कि वेरीफाई करिए कि यही इन्वर्स है,
तो तुम्हें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि ये ए इनवर्स है, इसे कैसे प्रूव करोगे कि भाई इसमें ए इनवर्स में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका ये इनवर्स है उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज हाउ वी कैन वेरीफाई, बट नॉर्मली वेरीफाई करने को बोलते नहीं, वो लोग बोल देते हैं कि फाइंड द ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते बन जाए, क्योंकि एडजॉइंट सीख गए हम, एडजॉइंट में बस डिवाइड ही तो करना है मॉड ए का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, मैट्रिक्स के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ 3 इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। हमें 3 वेरिएबल्स के 3 इक्वेशंस दिए होंगे, 3 इक्वेशन टुगेदर, 3 इक्वेशंस टुगेदर, जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो अब तक हमने 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल के इक्वेशन कभी नहीं सॉल्व किए। क्लास 10th में आपने सॉल्व किए थे, लेकिन वो 2 वेरिएबल था, 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशंस, है ना। तो क्लास 12th में ना 3 वेरिएबल को ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 मेथड थी। एक क्रैमर रूल, वो भी डिलीटेड है यहाँ से फिलहाल एनसीईआरटी से आपके। अब एक ही मेथड बची है, मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो बस फॉर्मूला मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मेथड देख लीजिए आप लोग। करते क्या है बच्चों, सबसे पहले ना हम लोग इस मैट्रिक्स से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको नाम देते हैं ए। यानी कि जो ये 3 इक्वेशन है उसको, उसके कोफिशिएंट A1, B1, C1, समझ आया कैसे बन रहे हैं, A2, B2, C2, A3, B3, C3। और तुरंत चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती तो इनका इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका नॉट जीरो कभी नहीं होगा डिटरमिनेंट। तो आपको चेक कर लेना है कि दिस शुड नॉट बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद चेक कर लिया अपन ने। अब फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें वेरिएबल क्या प्रेजेंट है बच्चों, 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z। तो उनको लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स में x, y, z, वॉट एवर वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, u v w भी हो सकते हैं, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में आपका ये जो दिख रहा है ना नंबर्स, ये 0 भी हो सकते हैं, तीनों 0 लेकिन नहीं होंगे। तीनों 0 अगर है तो फिर उसका एक ही सोल्यूशन होता है 0 0 0, एक ही आंसर आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी है उनको आपको कॉलम में लिखना है, ये B है। अब फॉर्मूला याद रखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का, x इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। ये जो इक्वेशन है हमने में तो मैट्रिक्स में लिख लिया है, ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों इक्वेशन मिल जाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपको जो याद रखना है, ax इज इक्वल टू b, हैंस x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये मेन फॉर्मूला है। x क्या है, जो आपको वेरिएबल निकालना था ना, सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो अल्टीमेटली हमें x y z निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। इसको कैसे यूज़ करना है हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक सॉल्व एग्जाम्पल से समझते हैं मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए। 3 इक्वेशंस दिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 नाम दे देंगे। फिर बच्चों मैंने क्या बोला था, दिस इक्वेशन कैन बी, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन ax इज इक्वल टू b। ए बताइए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जो इक्वेशंस है ना उनसे हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। एक मिनट, ये जो इक्वेशंस हैं हम इनसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। 3 -2 3, 2 1 -1 4 -3 2, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे लिखना है कॉलम मैट्रिक्स, जो वेरिएबल यहाँ पे है, वेरिएबल क्या है x y z इक्वल्स टू b। b क्या होता है, ये राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है ना 8 1 4। इतना होने के बाद हम लोग लिखते हैं कि भाई जो x है वो क्या होगा, a को उधर भेजो तो क्या आएगा a इनवर्स b। यानी कि इस मैट्रिक्स a का इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट। मेन फॉर्मूला अपन का ये है। अब हम लोग इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकालेंगे। A इज इक्वल्स टू 3 -2 3, 2 1 -1 4 -3 2। चलिए बच्चों पहला एडजॉइंट A1 1, ध्रुव इधर देखो, जैसे A1 1 निकालना है ना तो -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2। ठीक, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, फिर क्या बचता है ये, तो इसका इससे मल्टीप्लाई
माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3। तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, यहाँ पे आंसर आएगा -1। तो योर फर्स्ट कोफैक्टर इज -1। अब ऐसे ही आप सारे कोफैक्टर्स निकालते चलिए। A12 सब लोग अपने से निकालो, A12 A13 निकालते जाइए। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये तो नेगेटिव होगा पहली बात। -1 की पावर 1 + 2 3। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, तो 6 माइनस नहीं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ना, तो कितना आएगा 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 माइनस ये 4 माइनस +4 यानी कि -8 माइनस। अब A13 में आते हैं, ये होगा -1 की पावर 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो कितना होगा -6 - 4 -10। ठीक है, अब बाकी के 3 कोफैक्टर्स हो गए, अब 6 और बचे हैं। A21 A22 A23 A31 A32 A33। फटाफट से निकाल के बताइए। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, -4 प्लस -9 ये आएगा 5 -5। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, तो ये पॉजिटिव होगा 6 - 12 यानी कि -6। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो कितना आएगा, माइनस में होगा ये, माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा -9 +8 यानी कि +1। यहाँ -1 और ये माइनस प्लस, तो दिस इज प्लस। 3 और बचे। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो 2 - 3 यानी कि -1। ठीक है, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, ये नेगेटिव होगा, बोलिए। हाँ, -3 -6 यानी कि +9। ठीक है, माइनस बीच में लगता है सब में। A33 एक लास्ट देख लो, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 के ऊपर 3 + 3 6 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिए, तो ये 4 एलिमेंट बचे। इसका इससे करो 3 माइनस लगता है बीच में और +4, तो यानी कि 7। सारे कोफैक्टर्स मिल चुके हैं, कोफैक्टर्स को रख दो तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, तो बच्चों देखिए हमने जो एडजॉइंट निकाले हैं उसको अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स में रख देंगे। प्लीज़ नो टॉकिंग। एडजॉइंट मैट्रिक्स में रख देंगे, हमें पता है एडजॉइंट का फॉर्मूला, मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरह रख दिए। फिर हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -17 यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब सीधे A इन्वर्स के वैल्यू में वैल्यू रख दीजिए। व्हाट इज A इन्वर्स? A इन्वर्स इज एडजॉइंट A अपॉन mod A। तो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 और mod A को डिवाइड कर देंगे, तो जो कि अपन का 17 आ रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि कुछ भी 17, हाँ कुछ भी -17 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसको अंदर मत भेजो, ऐसी रहने दो अभी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी। अभी मल्टीप्लाई भी करना है ना इसका B से, इसीलिए अगर सारे टर्म्स कट रहे हैं तो अंदर भेजिए इसको, अदरवाइज मत भेजिए। तो अभी हम इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हमारा A इन्वर्स निकल गया है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग वापस इस फॉर्मूले में आते हैं जहाँ हमने कहा था कि भाई जो x है, x इज A इन्वर्स B। वापस उस फॉर्मूले में आते हैं हम लोग। हमने क्या बोला था कि x इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B इज द फॉर्मूला, है ना। x की वैल्यू स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z इज इक्वल्स टू A इन्वर्स अपन का कितना आया है, -1/17 और फिर ये पूरी मैट्रिक्स -1 -5 -1
-8 -6 9 -10 1 7। ठीक है, और उसके बगल में क्या लिखना है बच्चों? b लिखना है, b। ये लिख लिया ना। अब तुम लोग नहीं भी लिखे होगे ना तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख सकते हो और अपने से कर लोगे, सीख तो गए हो ना। चलिए, इसके बगल में अब बच्चों b लिखना है अपन को। व्हाट्स योर b? 8 1 4। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 3/3 की मैट्रिक्स एंड दिस इज 3/1 की मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी होगी? कॉलम मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 8 -8 -8 -5 -4, फिर -64 -6 +36। समझ रहे हो? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -80 +1 +28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/17। अब सबको ऐड कर दीजिए। -17 एंड दिस इज व्हाट? 34 तो नहीं आएगा क्योंकि सब 17 से कटने वाले आएंगे। -34 माइनस ये 51 आएगा शायद, 70 से कट रहा है सारा। -51 देख सकते हो कि अब सब 17 से डिविजिबल है, तो अब -17 को भेज देंगे अंदर। तो क्या आ जाएगा ये? व्हेन यू स्टैंड इनसाइड -17 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। और इस साइड क्या सीन है? x y z इक्वेटिंग द मैट्राइसेस। दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर दो। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल टू 3। दैट्स ऑल। यही है 3 इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड। क्या चेंज हो सकता है? इक्वेशन चेंज होगा जिससे मैट्रिक्स डिफरेंट मिलेगी। ये b चेंज होगा बट मेथड सेम रहेगी। क्लियर हुआ?